औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो खालिक मालिक राज़िक युसब्बिहु लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, कायनात का जिसका ज़र्रा ज़र्रा उसकी हम्द बयान कर रहा है। वहदहु ला शरीक है, मेरा और आपका खालिक मालिक हमें क्रिएट करने वाला है। हज़ारों करोड़ों ला महदूद दुरूद व सलाम अल्लाह के प्यारे नबी के नाम। As usual, I am starting my lecture with the message. It is the enjoy the little things. खुशियाँ खुशियाँ बड़ी चीज़ों के इंतज़ार में मत रहें, छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ रखें। छोटी छोटी खुशियाँ जब होती हैं तो इंशाल्लाह 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 वो मिलके बड़ी खुशियाँ बन जाती हैं। द बेस्ट वे टू प्रेडिक्ट द फ्यूचर इज़ टू डिज़ाइन इट। ये बुक मिस्टर फुलर ने कहा था कि द बेस्ट वे टू प्रेडिक्ट फ्यूचर, सबसे बेहतरीन तरीका फ्यूचर को प्रेडिक्ट करने के लिए क्या तरीका है, इज टू डिज़ाइन इट। यानी दूसरे लफ्ज़ों में अगर आप फ्यूचर को प्रेडिक्ट करना चाहते हैं तो खुद डिज़ाइन करें। जब तक ख्वाब नहीं सोचेंगे तो मंजिल कैसे मिलेगी। वो कहते हैं ना, अहले दिल की मंजिलें भी बड़ी होती हैं, ख्वाब भी बड़े होते हैं। तो स्टार्ट थिंकिंग। इसके साथ ही मुझे चाइनीज़ प्रोवर्ब भी याद आ जाती है, आ रही है, मैं आपसे शेयर करता हूँ। वो एक्शन और वीएन के मुतल्लिक है। वो कहते हैं एन एक्शन विदाउट वीएन, एन एक्शन विदाउट वीएन इज जस्ट एक्टिविटी। कोई भी एक्शन हो बगैर वीएन के किया जाए एक्टिविटी है। एंड एक्टिविटी एंड अ वीएन विदाउट एक्शन इज जस्ट अ ड्रीम। जो वीएन आपके पास होती है, अगर उस पर आप अमल ना करें, डिजाइन ना करें, ख्वाब ना देखें, उस पर आगे उन ख्वाबों को हकीकत का रूप ना दें, तो ये सिर्फ एक ख्वाब ही रह जाती है। सो द बेस्ट वे टू प्रेडिक्ट द फ्यूचर इज टू डिजाइन इट। बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, I would like to share with you the summary of the previous lecture. Just to recapitulate what we covered last time, we described the objective of the financial reporting and identify the conceptual framework underlying accounting information. उसके मतलब हमने बात की, identified and defined the basic components of financial reporting and prepare a classified balance sheet. उसके मतलब हमने how to prepare a balance sheet उस पर बात की थी, and use the classified financial statement to evaluate the liquidity and the प्रॉफिटेबिलिटी की बात भी हुई थी कि उसको कैसे लेके चलने आगे। नो अगेन we'll be moving to, after this we'll be moving towards the lecture 4, that is analyzing and recording the business transactions. इसमें लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? One is to describe the objective of financial reporting and identify the conceptual framework underlying the accounting information. Define the basic components, that is the बिजनेस ट्रांजैक्शन एंड दी इट्स एनालिसिस। और हमारी क्लासिफाइड ट्रायल बैलेंस जो है उसको हम देखें, रिकॉर्डिंग एंड पोस्टिंग ऑफ दी ट्रांजैक्शंस के मतलब उसकी इम्प्लीकेशंस देखेंगे। नो कंसेप्ट अंडरलाइंग दी बिजनेस ट्रांजैक्शन। बिजनेस ट्रांजैक्शंस के कंसेप्ट क्या हैं, कौन कौन से मेन कंसेप्ट हैं। वन इज दी, ये चीज क्या है, विल स्टार्ट राइट फ्रॉम दिस कि व्हाट इज द बिजनेस ट्रांजैक्शंस। Business transactions are the economic events that should be recorded in the accounting records. ये वो हैं, ये वो सारे events हैं जो accounting record में होने चाहिए। The concept of recognition, valuation and classification underlie all business transactions. Concept of recognition ये ज़हन में रखें, valuation evaluate करना and classification ये उसके नीचे आते हैं प्रॉपर तरीके से। Account क्या है? An account is an individual accounting record of increases and decreases in a specific asset, liability or owner's equity item. उसमें जो increase या decrease होता है इन तीनों एरियाज में, जैसे हमने पिछले लेक्चर्स में देखा था। A company will have separate accounts for such items as cash, salaries expense and accounts payable and so on. We are talking about the again I start. We are talking about the recognition. What is recognition? It refers to the decision as to when to record a business transaction. कि business transaction को कब रिकॉर्ड करना है, कब उसको लेना है, उस टाइम की decision है कि किस particular टाइम पे लेना है। Valuation is the process, ये एक process है of assigning a monetary amount to business
ट्रांजेक्शन एंड द रिजल्टिंग एसेट्स एंड लायबिलिटी। वैल्यूएशन इज द प्रोसेस, ये एक प्रोसेस है जो असाइन करता है अ मॉनेटरी अमाउंट टू बिजनेस ट्रांजेक्शंस एंड द रिजल्टिंग एसेट्स एंड लायबिलिटीज। GAAP states that all business transactions should be valued at fair value when they occur। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को गैप कहा जाता है। इट स्टेट्स दैट ऑल बिजनेस ट्रांजैक्शंस, जो भी बिजनेस की ट्रांजैक्शंस हैं, दे शुड बी वैल्यूड, ये शुड बी वैल्यूड एट फेयर वैल्यू, एक पर्टिकुलर फेयर वैल्यू के साथ, व्हेन दे अकर, जो ही वो अकर हो। फेयर वैल्यू क्या है? इज द एक्सचेंज प्राइस ऑफ एन एक्चुअल और पोटेंशियल बिजनेस ट्रांजैक्शन बिटवीन मार्केट पार्टिसिपेंट्स। ये मार्केट पार्टिसिपेंट के दरमियान एक्सचेंज प्राइस है of an actual or potential business transaction between the market participants. Recording transactions at the exchange price at the point of recognition is called the cost principles. Conceptually cost principles को फिर हम दोहरा लेते हैं। It is the recording transactions at exchange price के साथ at the point of recognition is called the cost principle। वो है। Classification is the process of assigning all the transactions in which a business engages to appropriate categories or accounts। Classification क्या है जी? It is the process of assigning all the transactions, उन सारी transaction को in which a business engages to appropriate categories or accounts। Double entry system and accounts, ये concept है, ये क्या चीज़ है? Double entry system and accounts। In the double entry system, each transaction must be recorded with at least one debt and one credit। हर एक एंट्री का डबल एंट्री सिस्टम वन डेट एंड वन क्रेडिट के लिहाज से होगी। एंड द टोटल अमाउंट ऑफ द डेट्स मस्ट इक्वल टू द टोटल अमाउंट ऑफ क्रेडिट्स। ये एक किस्म का सेल्फ चेक सिस्टम में ला गया। टोटल अमाउंट ऑफ डेट्स शुड बी इक्वल टू द टोटल अमाउंट ऑफ क्रेडिट्स। अकाउंट्स आर द बेसिक स्टोरेज यूनिट्स फॉर अकाउंटिंग डाटा एंड आर यूज्ड टू एक्यूमुलेट अमाउंट्स फ्रॉम द सिमिलर ट्रांजैक्शन। सिमिलर ट्रांजैक्शन से वो जो डाटा ले रहे होते हैं। An accounting system has a separate account for each asset, हर asset के लिए, each liability हर liability के लिए, and each component of owner's equity और owner की हर equity के लिए, including revenues and the expenses। In a manual accounting system, किसी भी manual accounting system में each account is kept on a separate page or card, उसको separate page या card पे रखा जाता है। These pages or cards are placed together in a book or file called the जनरल लेजर, उस लेजर के अंदर इनको रखा जाता है। इन कंप्यूटराइज सिस्टम अकाउंटेंट्स स्टिल रेफर टू द ग्रुप ऑफ अकाउंट्स एज द जनरल लेजर आर सिंपली द लेजर। अ चार्ट ऑफ अकाउंट्स इज अ टेबल ऑफ कंटेंट्स फॉर द लेजर। चार्ट ऑफ अकाउंट क्या है? टेबल ऑफ कंटेंट्स है फॉर द लेजर। इट लिस्ट द अकाउंट्स टाइटल्स एंड द नंबर्स दैट हैव बीन असाइंड टू देम, जो उसको पर्टिकुलर नंबर असाइन किए गए हैं उसके लिहाज से। इट यूजुअली लिस्ट द अकाउंट्स in the order in which they appear in the ledger, the order in which they appear in the financial statements। Actually जो financial statement का order होता है उसी order पे chart of accounts prepare किया जाता है और ledger में ultimately वो लगा दिया जाता है या लगा होता है। ledger या सच इस तरह डिजाइन होती है। Debts and credits, the term debts and credits mean left and right respectively। ये दो different pages होते हैं, left और right, debts और वो उसका concept है। The act of entering an amount on the left side of the accountant is called debts and accounts and making entry on the right side is called crediting the account। When the debt amount exceeds the credits, जब भी debt credits exceed हो जाती है, an account has a debit balance। When the debt amount exceeds the credit, जब debt बढ़ जाते हैं, an account has a debit balance, उसको debit balance के तौर पे लिया जाता है। एंड व्हेन द रिवर्स इज ट्रू द अकाउंट इज क्रेडिट बैलेंस। आपने देखा कि डेबिट बैलेंस जब बढ़ जाए तो उस तरफ डेबिट बैलेंस निकल आता है और उस तरफ राइट साइड पे सिमिलरली क्रेडिट्स का बढ़ जाता है। द टी अकाउंट, टी अकाउंट कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देखते हैं। द टी अकाउंट इज अ टूल यूज्ड टू एनालाइज ट्रांजैक्शन। ये एक टूल है, स्पेसिफिक टूल है जो डिफरेंट ट्रांजैक्शन को एनालाइज करता है। इट हैज थ्री पार्ट्स, इसके तीन हिस्से होते हैं। नंबर एक टाइटल which identifies the assets liability or owner's equity account, जो ओनर का इक्विटी अकाउंट है और उसकी वो लायबिलिटी को देखता है। सेकंड इज लेफ्ट साइड which is called dead side or abbreviated DR from the Latin debris से निकला है, ये लैटिन वर्ड से डेड जो है।
and a right side which is called credit side or abbreviate CR from the Latin crediti Latin word से ये निकला है. For the cash account, receipts are recorded on the left debit side and a T account and payments on the right side as shown below. The total smaller blue figures are simply working totals. Footings इनको कहते हैं. The difference between the total debts and footing and the total credit footing is called the account balance के तौर पे उसको लिया जाता है. Right. We'll be covering now the T account example. आप दिखाए हैं जैसे शो की हुई है इस स्लाइड के ऊपर. कैश लिखा हुआ ऊपर, राइट साइड पे क्रेडिट है, लेफ्ट साइड पे डेबिट है, और आपने देखा बैलेंस उसमें लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है बिकॉज डेबिट जो है वो ज्यादा है क्रेडिट की निस्बत, और ये ब्लू में लिखा हुआ है. टेबुलर समरी कंपेयर टू अकाउंट फॉर्म, ये जरूरी है इलस्ट्रेशन गाइडलाइन के लिए. एक टेबुलर समरी होती है, अकाउंट फॉर्म है, डेबिट है, क्रेडिट है. इसको हम जरा गौर से आप देखें. अगर हम अकाउंट फॉर्म पे जाएं तो ऊपर कैश लिखे, उसने एक तरफ डेबिट लिखा हुआ है लेफ्ट पे, राइट पे क्रेडिट लिखा है, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया था. इसमें 4 एंट्री हैं डेबिट्स में, आप देखें 15,000, 1200, 1500 एंड 600. टोटल इट मेक्स वो उस तरफ आ गया. दूसरी तरफ क्रेडिट की तरफ उसने ज्यादा एंट्रीज की हुई हैं. 7,000 किया है, 600 किया है, 900 किया है, 200 किया है, 250 किया और 1300 किया. अभी टेबुलर समरी आप गौर करें. टेबुलर समरी होती है जिसमें प्लस और प्लस के साथ प्लस का साइन नहीं आता, जो चीजें माइनस हो रही हैं, जो डेबिट हो रही हैं वो उसको माइनस करता जा रहा है. डेबिटिंग एन अकाउंट, इसमें देखिए 15,000 लिखा हुआ है कैश में. एग्जाम्पल इसकी है, द ओनर मेक्स एन इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ द $15,000 टू स्टार्ट द बिजनेस. कैश इज डेबिटेड एंड द ओनर्स कैपिटल अकाउंट इज क्रेडिटेड. इधर से कैश डेबिट हो गया और ये ओनर के क्रेडिट में चला गया उधर से दूसरी तरफ. अभी यही एग्जांपल देखें. अभी राइट साइड की एक एंट्री है, इट इज टुवर्ड्स द क्रेडिट. इट सेज क्रेडिट अकाउंट है, मंथली रेंट ऑफ $7,000 इज पेड, कैश इज क्रेडिटेड, कैश आ गया, एंड रेंट एक्सपेंस इज डेबिटेड, जो रेंट का एक्सपेंस है उसमें से ये डेबिट होगा. डबल एंट्री सिस्टम है. डेबिटिंग एंड क्रेडिटिंग एन अकाउंट, आप देखें गौर करें. इसकी एग्जांपल है, कैश इज डेबिटेड फॉर 15,000 एंड देन क्रेडिट फॉर 7,000 लीविंग डेबिट बैलेंस ऑफ 8,000. आप देखें ये जो एक कैश पर्टिकुलर एंट्री है, इसमें डेबिट जो है 15,000 हुआ, क्रेडिट जो है 7,000 हुआ, और जो बाकी मानदा रकम है $8,000 वो आपने डेबिट की तरफ हो गई. दैट वाज डेबिट, उस तरफ वो उसका एंट्री हो गई. रूल्स ऑफ डबल एंट्री अकाउंटिंग, ये बहुत बुनियादी रूल्स हैं विच आर टू बी रिमाइंडेड. कंसेप्चुअली आपको क्लियर होनी चाहिए. डबल एंट्री सिस्टम फॉलोज 2 रूल्स. ये बहुत 2 बुनियादी रूल हैं जो हमेशा अपने ज़हन में रखने. पहला रूल है, एवरी ट्रांजेक्शन अफेक्ट्स एटलीस्ट 2 अकाउंट्स. एक सिंगल ट्रांजेक्शन भी 2 अकाउंट्स को अफेक्ट करेगी डबल एंट्री सिस्टम. और दूसरा, टोटल डेबिट्स ऑलवेज मस्ट बी इक्वल टू द टोटल क्रेडिट्स. फॉर एवरी ट्रांजेक्शंस, one or more account must be debited or entered on the left side of a T account. One or more accounts must be credited or entered on the right side of the T accounts. ये उसकी बेसिक रूल्स हैं. T accounts के तहत हम बात कर रहे थे. we again start और T accounts के तहत बात कर रही हो रही थी. तो उसमें ये हुआ कि total debit will always be equal to the total credits and the accounting equation will always stay in balance. वो हमेशा इक्वल में बराबर होगी दोनों तरफ से. एसेट्स इक्वल टू लाइबिलिटीज एंड इक्विटी. देन विड्रॉल्स एंड एक्सपेंस आर डिडक्शंस फ्रॉम ओनर्स इक्विटी. जो भी विड्रॉल या डिडक्शंस होगी वो ओनर्स इक्विटी में से निकलेंगी. सो ट्रांजेक्शंस दैट इंक्रीज विड्रॉल्स आर एक्सपेंस डिक्रीज ओनर्स इक्विटी. नॉर्मल बैलेंस, the normal balance of an account is its usual balance. जो अकाउंट में रूटीन का यूजल बैलेंस होता है उसको नॉर्मल बैलेंस भी कहता है. इज द साइड डेबिट और क्रेडिट दैट इंक्रीजेस द अकाउंट. एवरी अकाउंट क्लासिफिकेशन हैज अ नॉर्मल बैलेंस वेदर इट इज डेबिट और क्रेडिट. दोनों सूरतों में उसका नॉर्मल बैलेंस चल रहा होता है. नॉर्मल बैलेंस एसेट्स एंड लायबिलिटीज. उसके केस में, एसेट के केस में आप गौर करें, जरा स्लाइड को जरा पॉजिटिवली देखिएगा. आप पहले एसेट्स के केस में आते हैं ऊपर वाले पोर्शन में. जब डेबिट इंक्रीज होगा तो ग्रीन सिग्नल उसने अप किया हुआ है, जब डेबिट डिक्रीज होगा तो रेड से उसने डाउन किया है. ये एसेट के केस में है कि डेबिट इंक्रीज हुआ
तो ग्रीन सिग्नल आप आया हुआ है, नजर आ रहा है क्रेडिट, और डिक्रीज के केस में रेड है, नीचे को है। लायबिलिटीज के केस में जब डिक्रीज हुई डेबिट तो वो नीचे को आ गया, लेफ्ट साइड की एंट्री है, और इंक्रीज हुआ तो राइट साइड की एंट्री है। और नॉर्मल बैलेंस है, और नॉर्मल बैलेंस है दोनों सूरतों में। राइट, हम डबल एंट्री सिस्टम की बात कर रहे थे, फिर उसके कंसेप्ट की बात कर रहे थे। उसमें ओनर्स कैपिटल की बात हो रही है कि डिक्रीज डेबिट आप देखिए ओनर्स कैपिटल में हुआ तो रेड से शो किया हुआ है, इंक्रीज क्रेडिट जब होता है तो वो ग्रीन से शो किया जाता है। सो इट्स साइन ऑफ हैप्पीनेस कि जी क्रेडिट शो हुआ है आपका। ये नॉर्मल बैलेंस आ जाएगा। ओनर्स ड्राइंग्स भी आ जाएंगी, जब ओनर ड्रा कर रहे हैं चीजें तो इंक्रीज डेबिट के केस में वो ग्रीन है, और डिक्रीज क्रेडिट के केस में वो रेड शो किया गया है। नॉर्मल बैलेंस जो है उस तरफ आ जाएगा, दूसरी तरफ जो ग्रीन की साइड है हमारी। नॉर्मल बैलेंस रेवेन्यूज एंड एक्सपेंस। जो नॉर्मल बैलेंसेस में रेवेन्यूज और एक्सपेंसेस की है जो रिप्रेजेंटेशन, वो कैसे है? इंक्रीज डेबिट के केस में आप देखें रेवेन्यूज जैसे शो किए हुए हैं स्लाइड में, और एक्सपेंस भी लाइकवाइज डेबिट इंक्रीज और डिक्रीज के केस में उनको प्लस माइनस साइनों के साथ शो किया गया। राइट, ये बड़ी अहम स्लाइड्स आ गई, इसको जरा गौर से आप देखें। इसका जो हेडिंग है दैट इज एक्सपेंडेड बेसिक इक्वेशन एंड डेबिट क्रेडिट रूल्स एंड इफेक्ट्स। जो डेबिट और क्रेडिट के रूल्स और इफेक्ट्स को है इस स्लाइड में बड़ा क्लैरिटी में दिखाया गया है, एक एफर्ट की गई है। आई वांट के पूरी क्लैरिटी के साथ आपके ज़हन में जाए और आपको क्लियर हो कि किस तरह चीज़ें एसेट्स जो हैं दे आर ऑलवेज इक्वल टू दी लाइबिलिटीज एंड ओनर्स इक्विटी। अभी दूसरी उन्होंने की एसेट्स के अगर थोड़ा फर्दर ब्रेक डाउन कर दें तो एसेट्स के अंदर डेबिट्स भी हैं, क्रेडिट्स भी हैं। इस तरह लाइबिलिटीज में आप जाते हैं तो उसमें डेबिट्स भी हैं, क्रेडिट्स भी हैं, प्लस ओनर्स इक्विटी में ओनर की दो चीजें हैं, इस पे जरा गौर कीजिएगा। ओनर की दो चीजें इक्विटी में, ओनर्स कैपिटल है और फिर ओनर्स ड्राइंग्स हैं जो ओनर ड्रा कर रहा है चीजें, तो वो भी डेबिट भी हैं, क्रेडिट्स भी हैं, प्लस तीसरी चीज है रेवेन्यू और एक्सपेंस जो है वो डेबिट भी है और क्रेडिट भी है। इन अदर वर्ड्स ओनर्स कैपिटल है वो रेवेन्यू जो आया था वो है, और एक्सपेंस जो है ड्राइंग्स को एक्सपेंस का नाम उसने दे दिया, उसको भी उन्होंने उसकी सिमुलेशन कर दी कि उसकी डेबिट भी और क्रेडिट भी। राइट, वी वर टॉकिंग अबाउट द रिकॉर्डिंग प्रोसेस। रिकॉर्डिंग प्रोसेस में दो चीजें, वन इज दी फॉर एग्जांपल प्रोसेस के अंदर जो स्टेप्स हैं हमारे, इसकी बात अभी करते हैं। इसके 3 स्टेप हैं। पहला स्टेप है एनालाइज ईच ट्रांजैक्शन। हर एक ट्रांजैक्शन को पहले स्टेप में आप एनालाइज करते हैं, ये इक्विटी है, एसेट है, लायबिलिटी है, ओनर की ड्राइंग है, किस हेड में फॉल करती है। देन इंटर ट्रांजैक्शन इन अ जर्नल, एक किसी प्रॉपर जर्नल में इंटर करते हैं। देन ट्रांसफर जर्नल इन्फॉर्मेशन टू अ लेजर अकाउंट, उस जर्नल इन्फॉर्मेशन को आप लेजर अकाउंट्स में कन्वर्ट करते हैं। ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट रिकॉर्डिंग प्रोसेस के स्टेप्स हैं। फिर दोबारा मैं आपके लिए रिपीट कर देता हूँ। पहला स्टेप है एनालाइज ईच ट्रांजैक्शन, हर ट्रांजैक्शन को आप एनालाइज करते हैं। सेकंड स्टेप इज इंटर ट्रांजैक्शन इन अ जर्नल, उस पर्टिकुलर जर्नल में ट्रांजैक्शन को इंटर करें। तीसरा स्टेप है ट्रांसफर जर्नल इन्फॉर्मेशन टू लेजर अकाउंट्स, फिर आप उस जर्नल इन्फॉर्मेशन को लेजर अकाउंट्स में कन्वर्ट करते हैं। बिजनेस ट्रांजैक्शन एनालिसिस, ये क्या है? द डिटेल्स ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस आर सपोर्टेड बाय सोर्स डॉक्यूमेंट, इनवॉइसेस, receipts, checks or contracts. A journal entry is a notion that records a single transaction in the chronological or accounting recording known as journal. वो proper entry है जो 1 by 1 उसमें की जाती है और उसको इंश्योर किया जाता है। Each entry must be in proper form में होना उसका जरूरी है। The trial balance, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, the trial balance is a device used to ensure that the total debits and credits in accounts are equal। ये दोनों ट्रायल बैलेंस जो है इक्वल आना चाहिए, इसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए। जैसे मैंने शुरू में बताया था, एंड पे आपके क्रेडिट्स डेबिट्स के इक्वल आएंगे डबल एंट्री सिस्टम में। अदरवाइज इट्स अ फर्स्ट चेक कि आपकी स्टेटमेंट गलत है, कि देयर इज सम प्रॉब्लम इन एंटरिंग सम एंट्री इन दैट पर्टिकुलर एक्सपेंस और स्पेंडिंग्स और जो रेवेन्यूज हैं दोनों में इसकी चेक में हो सकता है। फाइंडिंग ट्रायल बैलेंस एरर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इस पे जरा काइंडली फोकस कीजिएगा
कि फाइंडिंग ट्रायल बैलेंस एरर्स। पहला है इफ द डेबिट्स एंड क्रेडिट्स इन अ ट्रायल बैलेंस आर नॉट इक्वल, अगर वो इक्वल नहीं है, जो मैंने थोड़ी देर पहले बात की, असूलन उनको इक्वल होना चाहिए। लुक फॉर वन और मोर ऑफ दीज एरर्स, कि आप कैसे पकड़ेंगे, हाउ यू विल कैच अप कि मेरी स्टेटमेंट ठीक करूं कैसे, उसके स्टेप्स हैं, उसकी गाइडलाइन है। अ डेबिट वाज इंटर्ड इन एन अकाउंट एज अ क्रेडिट और वाइस वर्सा, the balance of an account was computed incorrectly and an error was made in carrying the account balance of the trial balance. Right, we're talking about the recording an account as a credit when it is usually carries a debit balance or vice versa, causes the trial balance to be out of balance by an amount divisible by 2. ये जरा इस पे फोकस कीजिएगा, ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए है टर्म कि बैलेंस एरर में अगर हम हमारी स्टेटमेंट में हम बात कर रहे थे, अगर एरर आ जाए तो कैसे उसको पकड़ना है, कैसे हाउ टू कैच इट आउट। ये आखिरी पॉइंट है, रिकॉर्डिंग एन अकाउंट एज ए क्रेडिट व्हेन इट इज यूजुअली कैरीज डबल बैलेंस, डेबिट बैलेंस। हम उसको डेबिट बैलेंस वाले को क्रेडिट में डाल देते हैं और वैसा यानी आप एक की एंट्री दूसरे में गलती से कर सकते हैं। काजेज द ट्रायल बैलेंस टू बी आउट ऑफ बैलेंस बाय एन अमाउंट डिवाइजेबल बाय 2, ये उस अमाउंट के डबल का एरर आ जाता है एट द एंड ऑफ द स्टेटमेंट। Transposing 2 digits when transforming an amount to the trial balance causes the trial balance to be out of balance by an amount of divisible by 9. अगर 2 digits का फर्क हो तो 9 के divisible by 9 हो जाता है। The trial balance was summed incorrectly, आखिरी वजह जो हो सकती है, बाज़ दफ़ा टोटलिंग भी गलती हो जाती है आपकी क्रेडिट बैलेंस। असूलन हम इधर से शुरू हुए थे, क्रेडिट बैलेंस इक्वल होना चाहिए, अगर उसमें एरर आए तो कैसे उसको दूर करना है। बाज़ दफ़ा किसी एक साइड के टोटल में भी ह्यूमन एरर आ सकता है, आपसे गलती हो सकती है। रिकॉर्डिंग एंड पोस्टिंग ट्रांजेक्शन्स, ये बहुत अहम सवाल है, अहम स्टेटमेंट है, अहम स्लाइड है, अहम सब्जेक्ट है ये, रिकॉर्डिंग एंड पोस्टिंग ट्रांजेक्शन्स। Although transactions can be entered directly into the ledger accounts, identifying individual transactions or finding errors is difficult because the debit is recorded in one account and the credit is another. इसको जरा समझने की जरूरत है कि वो जब भी आप बात वो कर रहे हैं कि although transactions can be entered directly into the ledger, हम ये भी कर सकते हैं कि हम दरमियान वाला जनरल वर्क का स्टेप छोड़ दें और डायरेक्टली लेजर में चले जाएं। आइडेंटिफाइंग डिजिटल ट्रांजैक्शन और फाइंडिंग एरर्स इन डिफिकल्ट बिकॉज द डेबिट इज रिकॉर्डेड इन वन अकाउंट एंड द क्रेडिट इज अनदर। अगर आप डायरेक्ट लेजर पे चले जाएंगे तो जो एरर है क्रेडिट का और डेबिट का, वो थोड़ा सा कैलकुलेट करना, उसको पकड़ना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, इसलिए उसको स्टेप वाइज किया जाए तो ज्यादा बेहतर है। The solution is to record all transaction chronologically in a journal, जो मैंने शुरू में कहा है कि पहले उसके प्रॉपर ऑर्डर के लिहाज से उस जर्नल में डालें, and then transfer the debit and credit portions of each transaction to the appropriate accounts in the ledger। फिर उसके बाद आप करें कि पहले आप एक जर्नल में डालते जाएं, इधर एक दफ़ा चेक करके रीचेक करके फिर आप लेजर पर डालें, ताकि आपको वो प्रॉपर तरीके से उसकी एंट्रीज पे बार बार एफर्ट ना करनी पड़े, वन सिंगल फोकस्ड एफर्ट की जाए। मैं इसी पे अक्सर जोर कर देता हूँ, इसको सिनर्जाइज दी एनर्जी भी कहा जाता है इस कंसेप्ट को, कि आप सिनर्जाइज करके अपनी सारी एनर्जी को, सारी फोर्सेस को एक पॉइंट पे लाते हैं, फिर आप उसमें ज़्यादा जोर दे के देखते हैं, एंड यू ट्राई कि आपकी फोकस जो है वो चेंज ना हो और आपका आउटपुट जो है बेहतर हो। जैसे हम अगर डबल अटेंशन के साथ कोई काम कर रहे हो, साथ अकाउंटिंग भी एंट्री कर रहे हैं, किसी और से साथ बात भी कर रहे हैं, मोबाइल भी यूज़ कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली 4-5 दफ़ा आपको बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी। सो आई ऑलवेज सजेस्ट, मैं अक्सर बात करता हूँ कि जब भी फिनेंशियल एंट्रीज करनी है, यू शुड बी डूइंग, बल्कि ऑलवेज ये सुन्नत भी है कि यू शुड बी डूइंग वन पॉइंट, वन टाइम, वन वर्क, वन जॉब एट ए टाइम, नॉट सो मेनी जॉब्स। द सिंपलेस्ट एंड मोस्ट फ्लेक्सिबल काइंड ऑफ जर्नल इज द जर्नल। जो सबसे सिंपल होता है, जो सबसे बेहतर काइंड ऑफ जर्नल इन्होंने शेयर किया वो है द सिंपलेस्ट एंड मोस्ट फ्लेक्सिबल काइंड ऑफ जर्नल इज द जर्नल, जो जर्नल जिसके नाम से किया जाता है, दी जर्नल। अब ये जर्नल की बात हम करते हैं, बात हो रही थी हमारी दी जर्नल की हम बातचीत कर रहे थे। ट्रांजेक्शन्स आर इनिशियली रिकॉर्डेड इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इन जर्नल बिफोर बीइंग ट्रांसफर टू द अकाउंट्स। वो मैंने पहले भी बात की है, जब भी आप उसको अकाउंट्स में या लेजर में ट्रांसफर करें उससे पहले क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आप एक जगह उसको जर्नल में इंटर करते हैं। एवरी कंपनी हैज ए जर्नल विच कंटेन्स, हर कंपनी के पास ये जर्नल होता है जिसके अंदर चीजें शामिल होती हैं। स्पेस फॉर डेट्स, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपने लिखना डेट की स्पेस होगी। अकाउंट टाइटल्स एंड
एक्सप्लेनेशंस किस अकाउंट के हेडिंग में वो चल रही हैं चीज़ें, रेफरेंसेस उसका रेफरेंस क्या है, एंड 2 मनी कॉलम्स, जो मनी कॉलम्स हैं ये 2 क्रेडिट बैलेंस की जो हम बात करते हैं। द जर्नल मेक्स सेवरल सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू द रिकॉर्डिंग प्रोसेस। जर्नल में सेवरल सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन, बहुत सारी सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशंस वो बनाता है, वो डालता है। नंबर 1, इट डिस्क्लोजेस इन वन प्लेस द कंप्लीट इफेक्ट ऑफ ए ट्रांजेक्शन, पूरी ट्रांजेक्शन का इफेक्ट वो डिस्क्लोज करता है। इट प्रोवाइड्स अ क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड ऑफ द ट्रांजेक्शन, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर जो है ट्रांजेक्शन का वो भी प्रोवाइड करता है। इट हेल्प्स टू प्रिवेंट allocate एरर्स बिकॉज द डेबिट एंड क्रेडिट अमाउंट फॉर ईच एंट्री कैन बी रेडिली कंपेयर, जो रेडिली कंपेयर हो सकें डेबिट और क्रेडिट। जर्नलाइजिंग में क्या स्टेप्स होते हैं? इट इज इंटरिंग ट्रांजेक्शन डाटा इनटू जर्नल इज नोन एज जर्नलाइजिंग। जो हम जर्नल में डाटा इंटर करने के प्रोसेस को जर्नलाइजिंग भी कहा जाता है। सेपरेट जर्नल एंट्रीज आर मेड फॉर ईच ट्रांजेक्शन, हर ट्रांजेक्शन की डिफरेंट सेपरेट अलहदा एंट्री बनाई जाती है। अ कंप्लीट एंट्री कंसिस्ट ऑफ द डेट ऑफ द ट्रांजेक्शन, उस ट्रांजेक्शन की डेट क्या थी, द अकाउंट्स एंड अमाउंट्स टू बी डेबिटेड एंड क्रेडिटेड, जो अमाउंट्स और जो अकाउंट्स हैं जो डेबिट और क्रेडिट होनी चाहिए उसमें से वो एंट्री होनी चाहिए। अ ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ऑफ द ट्रांजेक्शन, हर ट्रांजेक्शन की थोड़ी सी रेफरेंस, ब्रीफ एक्सप्लेनेशन। जर्नल लेजर, while the journal is used to record the details of each transaction, the journal ledger is used to update each account. Transferring transactions from the journal to the ledger is called posting. ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट कह रहे हैं जी। जिस तरह जर्नल रिकॉर्ड करता है हर ट्रांजैक्शन को, इसी तरह लेजर भी जर्नल यूज करती है जो कि अकाउंट्स की रिप्रेजेंटेटिव होती है, अकाउंट को अपडेट करती है। और जब हम ट्रांसफरिंग ट्रांजैक्शंस फ्रॉम द जर्नल टू द लेजर, इस प्रोसेस को पोस्टिंग कहा जाता है। फॉर एग्जांपल, यू फ्रॉम अ फर्म यू से के बाय अ इक्विपमेंट ऑफ लेट्स से 10,000 वर्थ पाक रुपी 10,000, कोई इक्विपमेंट नई परचेज आई है, LPO के, ये लोकल परचेज किया आप लोगों ने। अच्छा, उसको सबसे पहले आके आप उसको एज पर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर आप उसको जर्नल में एंटर करेंगे एज पर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो जब एट द एंड ऑफ द मंथ क्रेडिट्स और डेबिट्स की समरी बनेगी, सारे दोनों इक्वलेंट होंगे डबल एंट्री सिस्टम में, उसके बाद आप उसको उठा के उस पूरी एंट्रीज को लेजर में डालेंगे। ये जो प्रोसेस है जर्नल से ट्रांसफर करने का जर्नल लेजर की तरफ, अकाउंट्स की तरफ, उस प्रोसेस को पोस्टिंग कहा जाता है। इट इज नोन एज द पोस्टिंग ऑफ एंट्रीज आल्सो। The ledger account form is a form of the account that contains 4 columns for dollar amounts. The ledger account form क्या चीज है? Is a form of the account, जो form of the account है that contains 4 columns for dollar amounts, जो कि 4 कॉलम को डॉलर अमाउंट के तौर पे यूज करता है। जर्नलाइजिंग की क्या क्या टेक्निक्स हैं? The date of the transaction is entered in the data. पहली बात है, ये एक जर्नल का हमने स्पेसिफिक जो उसकी सिमुलेशन है, जो उसकी इक्विवेलेंट है, डेमोन्स्ट्रेशन है, ये स्लाइड पे शो की है। सबसे पहले देखें, ऊपर लिखा हुआ है जर्नल, उसके कॉलम्स पे चलते हैं। डेट, पहला कॉलम डेट है, दूसरा कॉलम अकाउंट टाइटल्स एंड एक्सप्लेनेशन है, उसके है, आगे उसका रेफरेंस है, फिर उसका डेबिट है और फिर उसका क्रेडिट है, और इस फॉर्म का नाम है J1, पहली फर्स्ट एंट्री है। अच्छा, तो इसमें आपने कैसे डेट क्या एंटर करनी है? वो पहले कॉलम में आप सितंबर फलां लेट से 2000 की पहली एंट्री उस डेट के साथ शुरू में कर देंगे। उसने फर्स्ट एंट्री लिखी, उसके अंदर कैश में उन्होंने लिखा एम डोसेट कैपिटल इन्वेस्टेड कैश इन बिजनेस, ये इतना कैपिटल उन्होंने इन्वेस्ट किया, उसकी डिटेल्स आगे दे दी। 15,000 डेबिट हो गया और 15,000 वो क्रेडिट भी हो गया साथ ही दूसरे कॉलम में। लाइकवाइज अगले दिन की एंट्री या सितंबर की सेकंड एंट्री आ गई हमारे पास, इक्विपमेंट की बात हो गई। उसमें पहले ये एंट्री कैश की थी, जो कैश की प्रॉपर हॉट कैश की एंट्री हो रही थी। दूसरी एंट्री जो इक्विपमेंट की पहली एंट्री है वो कैश में परचेज इक्विपमेंट फॉर कैश 7,000 का आपने डेबिट भी हो गया आपका अकाउंट और क्रेडिट भी हो गया क्योंकि आपने 7,000 की चीजें खरीदी हैं। नो दी डेबिट अकाउंट title is the entered at the extreme left margin of the account titles and explanation column. The credit account title is indented on the next line. अब गौर देखें,
सबसे पहले आपने डेबिट अकाउंट टाइटल को किया, उसके साथ कैश को, और उसके बाद आपने क्रेडिट वाली एंट्री की, और उस दोनों एंट्रीज को आपने साथ कंपेयर किया कि हमारी डेबिट से निकल के एक चीज क्रेडिट की तरफ आ रही है, और ये डबल एंट्री सिस्टम है। दोबारा पढ़ देते हैं हम आपके लिए। द डेबिट अकाउंट टाइटल इज एंटर्ड एट द एक्सट्रीम लेफ्ट मार्जिन ऑफ द अकाउंट टाइटल्स एंड एक्सप्लेनेशन कॉलम्स। द क्रेडिट अकाउंट टाइटल इज इंटेंडेड ऑन द नेक्स्ट लाइन, अगली लाइन पे उसको किया जाता है, देखा जाता है। The amount for the debits are recorded in the debit column and the amounts for the credits are recorded in the recorded column। और जो amounts है डेबिट की और क्रेडिट की वो अपने अपनी स्पेस पे ही की जाती है, और अपेरेंटली जैसे ब्लू के साथ भी दिखाया गया है उधर वो शो हुई है। राइट, द टेक्निक्स फॉर जर्नलाइजिंग में आगे a brief explanation of the transaction is given। उसके बाद पहला कॉलम हमने कवर किया था कि हमने पहले कॉलम में डेट लिखी, अगले कॉलम में हमने एक्सट्रीम उसकी हमने बताया उसको कि जी डिटेल्स क्या हैं, उनको हमने हाईलाइट किया। ये दोनों की डिटेल्स हैं जो उसमें लिखा हुआ है इस कॉलम के अंडर, अकाउंट टाइटल एंड एक्सप्लेनेशन के अंडर उन्होंने डिटेल में इसको दिया है कि इसकी क्या क्या होंगी। अच्छा, उसके बाद अगली जो टेक्निक है, द स्पेस इज लेफ्ट बिटवीन द जर्नल एंट्रीज, the blank space separates the individual journal entries and makes the journal easier to read। ये थोड़ा सा इसको क्लैरिटी भी रखी जाती है, क्लटरिंग नहीं दी जाती, और एक कंफर्टेबल स्पेस बीच में दी जाती है जो इस एरर से शो की हुई है। और ये दोबारा देखें, ये शो हो रही है कि स्टेप वाइज कि वो उसकी एंट्री रखी जाए सो दैट इज रीडेबल भी हो, क्लैरिटी भी हो, और इसको जब पोस्ट करते हैं आप लेजर पे, जैसे मैंने बात की, उसके लिए भी आपको आसानी रहे। उसके बाद दी कॉलम entitled refer is left blank at the time the journal entry is made and is used later when the journal entries are transferred to the ledger accounts। जो रेफरेंस है, रेफरेंस वाला कॉलम जो है इसको फिलहाल छोड़ा जाता है और उस वक्त किया जाता है जब एंट्रीज आप लेजर में डालते हैं, उस वक्त इसको लिया जाता है साथ। if any an entry involves only two accounts, one debit and one credit, is considered a simple entry। आप देखें जैसे ये एंट्री इन्होंने दिखाई हुई है, डेट के कॉलम में डेट है, दरमियान में अकाउंट टाइटल और उसकी एक्सप्लेनेशन है, डिलीवरी इक्विपमेंट की कैश है, ये वो वन डेबिट वन क्रेडिट, वेरी सिंपल एंट्री, सो इट्स नॉट अ बिग डील फॉर द इंडिविजुअल। When 3 or more accounts are required in one journal entry, the entry is referred to as the compound entry। आप अभी गौर करें, पहले मैंने शुरू में बात की थी आपसे कि अगर सिंगल एंट्री है डेबिट में क्रेडिट में, पिछली साइड देखें गौर से, तो वो इट वाज अ वेरी सिंपल एंट्री है, इसको कहते हैं वन डेबिट वन क्रेडिट। अभी हम बात कर रहे थे कि मल्टीपल एंट्री सिस्टम शुरू हो गई थोड़ी, तो वो डिलीवरी इक्विपमेंट में 2-3 एंट्रीज जब हो गई तो थोड़ी वो कॉम्प्लेक्स एंट्री हो गई। इसकी एक्सप्लेनेशन है व्हेन 3 or more accounts are required in one journal entry, जब 2 से 3 एक जर्नल एंट्री में अकाउंट्स आ जाएं तो देन इट रेफर टू एज दी कंपाउंड एंट्री, इसको जनरली कंपाउंड एंट्री के तौर पे फिर याद किया जाता है। फॉर एग्जांपल एक जर्नल में एक दिन में J1 में आप गौर करें, नंबर 1 एंट्री क्या है जी, डिलीवरी ऑफ इक्विपमेंट 34,000, कैश 8,000, नोट पेएबल परचेज ट्रक फॉर कैश एंड नोट पेएबल 26,000। ये 3 एंट्रियां होंगी, लिहाजा ये एक कंपाउंड एंट्री की सिस्टम आ गया, कंपाउंड एंट्री का इफेक्ट आ गया रादर देन सिंगल एंट्री। This is the wrong format, all debits must be listed before the credits are listed। अच्छा, आप जरा गौर कीजिएगा इस पे कि ये फॉर्मेट पे इसमें गलती क्या है, जरा इस पे फोकस करेंगे। 26,000 एक क्रेडिट हुए, 8,000 एक हुए और 34,000 का डेबिट हुआ है। बेसिकली ये उसी 34,000 डेबिट का ब्रेक डाउन है जो उधर हुआ है, जो कि कैश आया था 34,000 और डिलीवरेबल इक्विपमेंट नोट पेएबल वगैरह खरीदे गए थे। तो ये कह रहे हैं ये तरीका दरमियान में एंट्री डेबिट के लिए थी ना, गलत है। असूलन डेबिट की एंट्री को ऊपर होना चाहिए, जैसा कि आगे दिखाएंगे। तो अभी अगर हम गौर करें, आप इन चीजों पे थोड़ा सा फोकस करें, तो ये फॉर द लॉन्ग रन ये सारी एंट्रीज हमारे लिए बहुत अहम है। हम अगेन फॉर द पर्पस ऑफ अंडरस्टैंडिंग आई अगेन स्टार्ट फ्रॉम दी, शुरू में आपके डेमोन्स्ट्रेशन के लिए अहम, क्योंकि आपने इसको फॉर्मुलेट करना है, तो वो उधर से हम शुरू करते हैं। पहली बात सबसे हमने की थी इसके कॉलम की,
हमने इस तरह बात की कि उसकी पहला कॉलम डेट का होगा, अगला कॉलम अकाउंट टाइटल्स और एक्सप्लेनेशन का होगा, अगला कॉलम रेफरेंस का होगा, डेबिट का होगा और क्रेडिट का होगा, वो साथ इस तरह दिया जाएगा। डेट के कॉलम में आप गौर करें, हमने डेट की एंट्री कर दी जो हमने शुरू में एक्सप्लेन किया था। उसके बाद अकाउंट्स के कॉलम में अकाउंट टाइटल की एंट्री हमने कर दी जो कि कैश, ड्यूसेट कैपिटल, इन्वेस्टेड कैश। उसमें उसकी हमने 2 एंट्रीज देखी हैं, आपने कैश की देखी, एक इक्विपमेंट की देखी। 15,000 डेबिट क्रेडिट हुआ था, फिर 7,000 डेबिट और क्रेडिट हुआ था। उसके बाद हमने अगला स्टेप ये लिया कि जो दोनों कैश के थे वर्ड डेबिट अकाउंट टाइटल की बात थी, द डेबिट अकाउंट टाइटल इज एंटर्ड एट द एक्सट्रीम लेफ्ट मार्जिन ऑफ द अकाउंट टाइटल्स एंड एक्सप्लेनेशन का प्लेस एंड द क्रेडिट अकाउंट टाइटल इज आइडेंटिफाइड ऑन द नेक्स्ट लाइन। आप गौर करें कि डेबिट अकाउंट को उसने एक्सट्रीम लेफ्ट पे किया है, क्रेडिट को राइट पे किया हुआ। उसके बाद अगला जो प्रिंसिपल जो आपको बहुत गौर से इस पे फोकस करना है, दैट इज द अमाउंट फॉर द डेबिट्स। जो डेबिट्स की अमाउंट है आर रिकॉर्डेड इन द डेबिट कॉलम एंड द अमाउंट फॉर द क्रेडिट आर रिकॉर्डेड इन द क्रेडिट कॉलम्स। आप गौर करें, इनकी अपनी अपनी जो अमाउंट है डेबिट की और क्रेडिट की, वो अपने अपने कॉलम में होनी चाहिए, रादर दैन ये थोड़ी मिसप्लेस्ड हो। दोनों की बड़ी क्लैरिटी है। अच्छा, अगली स्लाइड ने हमें एक और लेसन दिया कि आपने उसमें जो बात आपने याद रखनी है, बेसिकली गाइडिंग प्रिंसिपल है। अ ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ऑफ द ट्रांजैक्शन इज गिवन। ये ट्रांजैक्शन क्यों हुई थी। अब अगर वापस जाएं फिर दोबारा इसको देखें तो ये गोल दायरे के अंदर जो ब्रीफ एक्सप्लेनेशन लिखी है उन्होंने, तो पढ़ते आपको आइडिया हो जाता है। इन्वेस्टेड कैश इन द बिजनेस, ये बेसिकली कैश इन्वेस्ट हुआ था 15,000। देन उन्होंने उसमें से परचेज्ड इक्विपमेंट फॉर कैश, और उस कैश के अगेंस्ट आपने इक्विपमेंट ले लिया। वो दोनों को आपने थोड़ी सी डिटेल दे दी और थोड़ी सी उसकी एक्सप्लेनेशन भी साथ रेंडर कर दी ताकि क्लैरिटी आ जाए। अच्छा, उसके बाद जो बात बहुत जरूरी है फॉर द पर्पज ऑफ क्लैरिटी एज ए प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग, के दोनों एंट्रीज के दरमियान आप गौर करें कि उन्होंने एक कंसिडरेबल डिस्टेंस छोड़ा है, फासला स्पेस छोड़ी है, सो दे आर क्लैरिटी, एलिमेंट ऑफ क्लैरिटी ज्यादा हो, क्लटरिंग वगैरह कम से कम हो। The column entitled reference is left blank at the time of the journal entry is made and is used later when the journal entries are transferred to the ledger account. ये reference जो है इनिशियली खाली रखा जाता है और ये एंट्रीज को फिल किया जाता है जब आप लेजर अकाउंट में एंट्री कर रहे हो। अच्छा, उसके बाद जो अगली बात थी, if an entry involves only 2 accounts, 1 debit and 1 credit, it is considered a simple entry. ये जनरल की अगली रूल है कि अगर एक एक एंट्री डेबिट की हो और एक ही क्रेडिट की हो तो इट इज नोन एज दी सिंपल एंट्री सिस्टम कहते हैं उसको। और व्हेन 3 or more accounts are required in one journal entry, the entry is referred to as the compound entry. जब 3 से ज्यादा एंट्रीज हों तो फिर उसको कंपाउंड एंट्री के तौर पे भी लिया जाता है। आप देखें इसमें 3 एंट्रीज थी, डिलीवरी इक्विपमेंट था, कैश था, नोट पेबल था, तो ये 3 एंट्रीज जो हैं मल्टीपल एंट्रीज के तौर पे आ गई। अच्छा, एक और चीज जो लास्ट पे बहुत जरूरी है, बड़ी अहम है, वो है कि बाज दफा फॉर्मेट में आप डेबिट ऊपर नहीं लिखते, दरमियान में लिखते हैं जस्ट टू कंफ्यूज। आप देखें, दिस इज रॉन्ग फॉर्मेट, ऑल डेबिट मस्ट बी लिस्टेड बिफोर द क्रेडिटर्स आर लिस्टेड। इसमें फॉर एग्जांपल इन्होंने 34,000 दरमियान में लिखते हैं, हालांकि ऊपर होना चाहिए था और इसके जो कंपेटेबल वेरिएबल इसके साथ एंट्रीज हैं क्रेडिट की वो इसके नीचे होनी चाहिए थी। अभी हम कवर करेंगे जी एथिकल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड बिजनेस ट्रांजैक्शंस। एथिक्स क्या हैं? एथिक्स एक बड़ी वास्ट टर्म है, प्रोफेशनल एथिक्स के तौर पे हम हर जगह पढ़ते हैं। एक्चुअली ये सिर्फ फिनांस या ट्रांजैक्शन की एथिक्स नहीं है, लाइफ में भी एथिक्स अवेलेबल है कि यू रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, यू टेक केयर ऑफ योर यंगस्टर्स, आपका अखलाक अच्छा हो। अल्लाह के बारे नबी की हदीस शरीफ है कि ए मुसलमानों एक दूसरे पे एहसान करो, चाहे किसी के बाल्टी में पहले, किसी के डोल में पहले पानी देना शामिल हो। आपसे पूछा गया कि या रसूल अल्लाह, सबसे ज्यादा इंसानों में, मुसलमानों में बेहतर कौन है? आपने इरशाद फरमाया जिसका अखलाक अच्छा है। एथिक्स को अगर मैं जनरली एक्सप्लेन करूं तो वो है कि जो चीज जब, जैसे और जहां की जानी चाहिए, इन अ मोस्ट कंफर्टेबल वे, इन अ मोस्ट प्रिंसिपल वे, इन अ मोस्ट प्रिंसिपल सेंटर्ड वे कहूंगा मैं, असूल के मुताबिक, कानून के मुताबिक और लेजिटिमाइज तरीके से जो की जाए उसको एथिक्स कहा जाता है। तो इस हेडिंग को अगर हम देखेंगे और से, एथिकल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड बिजनेस ट्रांजैक्शंस,
कि एथिक्स में क्या है, एथिकल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग बिजनेस स्टेटमेंट वो क्या है। अभी इसमें है रिकग्निशन, उसको रिकग्नाइज करना, वैल्यूएशन, उसकी वैल्यूएशन, एंड क्लासिफिकेशन एज स्पेसिफाइड अंडर जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर इंपॉर्टेंट फैक्टर्स इन एथिकल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। द रिकग्निशन इशू कैन बी पर्टिकुलरली डिफिकल्ट टू रिजॉल्व। जो रिकग्निशन इशू है ये बाज दफा बहुत मुश्किल होता है इसको रिजॉल्व करना, क्योंकि रीजन इसके रिकग्निशन में आपको यू नीड टू आइडेंटिफाई गुड, यू नीड टू आइडेंटिफाई स्टेप वाइज कहाँ से चीज चली, कैसे चली, उसका रेफरेंस क्या था, किसने किया, कहाँ से आया। इट हैज अ कंप्लीट बैकग्राउंड टू दैट। द प्री डिटरमाइंड टाइम एट विच अ ट्रांजेक्शन शुड बी रिकॉर्डेड इज द रिकग्निशन पॉइंट। देखिए हमें पहले तो कंसेप्चुअली ये क्लियर होना चाहिए रिकग्निशन पॉइंट है क्या। द प्री डिटरमाइंड टाइम एट विच, जिस पॉइंट एंड टाइम में अ ट्रांजेक्शन शुड बी रिकॉर्डेड इज द रिकग्निशन पॉइंट। ये वो रिकग्निशन पॉइंट है जहां एंट्री होना जरूरी है, बजाय इसके कि आप बाद में करें, उसको टाइम बाउंड कर दें, पहले कर दें, प्रीमेच्योर कर दें। सो वो पर्टिकुलर पॉइंट जो है फोकल, उस पर आपका होना बहुत जरूरी है, फोकस जो है। द रिकग्निशन इशू कैन बी पर्टिकुलरली डिफिकल्ट टू रिजॉल्व, जो कि जनरली ये इशू मुश्किल होता है जब टिल द टाइम यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल इनफ टू रिजॉल्व इट आउट। हम कवर कर रहे थे एथिकल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड बिजनेस ट्रांजैक्शंस की बात कर रहे थे। इसमें अगला जो अहम तरीन पॉइंट है वो ये है, अ परचेज ट्रांजैक्शन शुड बी रिकॉर्डेड व्हेन टाइटल टू मर्चेंडाइज passes from the supplier to the purchaser and creates an obligation to pay. Beautiful. ये बहुत ही अहम तरीन स्लाइड है, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट उन्होंने इस पे वाजे करने की कोशिश की है। इलिस्ट्रेशंस एथिक्स है, उसकी डिफरेंट एथिक्स में आ जाता है कि एथिक्स में फॉर एग्जांपल एथिक्स में स्टैंडर्ड ऑफ कंडक्ट है जी, जो फिनांस का बहुत डालमा है। टू सॉल्व एथिकल डालमा वो बाद में हम चलते हैं, पहले स्टैंडर्ड ऑफ कंडक्ट में आ जाते हैं। उसमें क्या जी, रिकग्नाइज सिचुएशन एंड एथिकल इश्यूज इन्वॉल्व, कि जो एथिकल इश्यूज हैं, जिस एंट्री की एथिकली लीगली लिजिटिमाइज वे से, प्रिंसिपल स्टैंडर्ड वे से जो सिचुएशन है उसको सबसे पहले रिकग्नाइज करना जरूरी है, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप है आइडेंटिफाई एंड एनालाइज एलिमेंट्स, उसके एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई करें और एनालाइज करें कि ये किस तरह हमने लेके चलना है। एंड थर्ड इज आइडेंटिफाई अल्टरनेटिव्स एंड वे इफेक्ट ऑन दी स्टेक होल्डर्स, कि जो स्टेक होल्डर्स पे उसका इफेक्ट है, जो प्रॉपर उन पे इफेक्ट जनरेट हो रहा है या उसका इफेक्ट हो रहा है, वो भी होना चाहिए। सो हम एथिक्स की दोबारा बात करते हैं कि स्टैंडर्ड ऑफ कंडक्ट क्या होना चाहिए टू सॉल्व द एथिकल डायलेमा के लिए, जो स्टैंडर्ड ऑफ कंडक्ट को इंश्योर करने के लिए क्या स्टेप है कि रिकग्नाइज सिचुएशन एंड एथिकल इश्यूज इन्वॉल्व, कि पहले रिकग्नाइज करें सिचुएशन को, फिर एथिकल इश्यूज जो हैं उनको लिस्ट कर लें। इसका आसान तरीन तरीका है कि बिफोर नोटिंग इट डाउन आप अपनी ब्रेनस्टॉर्म करें। आपने एक लफ्ज सुना होगा प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग, दूसरा लफ्ज आपने सुना होगा सेल्फ अकाउंटेबिलिटी, तीसरा सुना होगा मेरे मुंह से प्रिंसिपल सेंटर्ड अप्रोच। इस केस में ये तीनों लगते हैं। प्रिंसिपल सेंटर्ड अप्रोच क्या है कि आपने रिकग्नाइज की सिचुएशन और एथिकल इशू जो उसमें इन्वॉल्व था उसको कर लिया। अगला स्टेप आपने किया आइडेंटिफाई एंड एनालाइज द एलिमेंट्स, आपने आइडेंटिफाई भी किया और उन एलिमेंट्स को एनालाइज भी किया। देन इज दी आइडेंटिफाई अल्टरनेटिव्स, जो अल्टरनेटिव्स उसमें इन्वॉल्व थे उनको आपने आइडेंटिफाई किया, एंड वे इफेक्ट्स ऑन दी स्टेक होल्डर्स, और जो स्टेक होल्डर्स पे उसका इफेक्ट था उसको भी देखा आपने। फॉर एग्जाम्पल रिकग्निशन की एग्जाम्पल्स हैं, एग्जाम्पल ऑफ इकोनॉमिक इवेंट्स दैट शुड एंड शुड नॉट बी रिकॉर्डेड एज बिजनेस ट्रांजेक्शंस इंक्लूड। ये एग्जाम्पल थोड़ी इसलिए आपके लिए डाली थी मैंने कि एज ए डेमोन्स्ट्रेशन आपको क्लियर हो कि कौन सी एग्जाम्पल डलनी चाहिए, कौन सी एग्जाम्पल नहीं डलनी चाहिए, सो दैट यू आर क्रिस्टल क्लियर अबाउट द थिंग। इवेंट्स दैट आर नॉट रिकॉर्डेड एज ट्रांजेक्शंस, पहले तो इस पे आते हैं, या यानी ये वो इवेंट हैं, ये वाक़े हैं, वो पर्टिकुलर एक्टिविटीज हैं जो कि ट्रांजैक्शन के तौर पे नहीं इंटर होनी चाहिए। नंबर एक, अ कस्टमर इंक्वायर्स अबाउट द अवेलेबिलिटी ऑफ ए प्रोडक्ट, ये जरूरत नहीं है एंटर करने की, ये एक वर्बोसिटी है, सुपरफ्लूइड है। अ कंपनी हायर्स अ न्यू एम्प्लॉय, कंपनी ने नया एम्प्लॉय हायर किया, ये लिखने की जरूरत नहीं है। अ कंपनी साइंस अ कॉन्ट्रैक्ट टू प्रोवाइड अ सर्विस इन फ्यूचर, और कंपनी ने अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है तो वो भी लिखने की जरूरत नहीं। सो ये डिफरेंट इवेंट्स हैं, इवेंट्स दैट आर नॉट रिकॉर्डेड एज ट्रांजेक्शन, जिसको ट्रांजेक्शन के तौर पे नहीं लिया जाता। कौन कौन सी हैं? अ कस्टमर इंक्वायर्स अबाउट द अवेलेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट, कस्टमर ने पूछा जी आपके पास फलां प्रोडक्ट है कि नहीं, ये ट्रांजेक्शनों में नहीं लिखा जाता।
अ कंपनी हायर्स अ न्यू एम्प्लॉय, अगर उन्होंने कंपनी नया एम्प्लॉय हायर किया, ये भी लिखा जाता है। अ कंपनी साइंस कॉन्ट्रैक्ट टू प्रोवाइड अ सर्विस इन द फ्यूचर, जो कंपनी पर्टिकुलर एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करती है फ्यूचर में सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए, वो भी नहीं लिखा जाता। नो इवेंट्स दैट आर रिकॉर्डेड एज ट्रांजेक्शन, ये बहुत अहम है। वो पहले मैं आपसे शेयर कर रहा था कि इवेंट्स कौन से ट्रांजेक्शन नहीं की जानी चाहिए रिकॉर्ड के तौर पे, लेकिन इवेंट्स, अ कस्टमर बाइज अ प्रोडक्ट, कस्टमर ने एक प्रोडक्ट बाई की, प्रोडक्ट आपसे कस्टमर को शिफ्ट हुई, सो कस्टमर का कैश आपको शिफ्ट हुआ, इट इज टू बी रिकॉर्डेड एज ट्रांजेक्शन। अ कंपनी पेज एन एम्प्लॉय फॉर दी वर्क परफॉर्मेंस, कंपनी ने किसी पर्टिकुलर बंदे को सैलरी पे की, हॉट कैश पे किया फॉर दी वर्क परफॉर्म्ड और दी ड्यूटी परफॉर्म्ड फॉर दैट पर्टिकुलर टाइम, मंथली, वीकली, 24 आवरली, जो भी कंपनी ने उसके साथ अंडरस्टैंडिंग थी उसको पे किया। अ कंपनी परफॉर्म्स एज ए सर्विस, कंपनी ने एज ए सर्विस जो चीज की, एज ए सर्विस जो रेंडर एक्सटेंशन दी सर्विसेज सेक्टर में, वो भी एंट्री होगी। सो अगेन ये चूंकि कंसेप्चुअली एंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से डेमोन्स्ट्रेशन आपको दी है, तो मैं चाहता हूं कि मैं दोबारा आपकी आसानी के लिए इसको रिपीट करूं। एग्जाम्पल्स ऑफ इकोनॉमिक इवेंट्स दैट शुड एंड शुड नॉट बी रिकॉर्डेड एज बिजनेस ट्रांजैक्शन इंक्लूड, पहले हमने बात की थी इवेंट्स दैट आर नॉट रिकॉर्डेड एज ट्रांजैक्शन, ये कौन से इवेंट्स हैं जो एज ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं होते। उसमें एक कस्टमर इंक्वायर्स अबाउट दी अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट, जो कस्टमर प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी की बात करता है। अ कंपनी हायर्स अ न्यू एम्प्लॉय, जब कंपनी एक नए एम्प्लॉय को हायर करती है उस पर भी बात होती है। अ कंपनी साइंस अ कॉन्ट्रैक्ट टू प्रोवाइड अ सर्विसेज इन द फ्यूचर। सो देयर आर 3 थिंग्स मोस्टली जो कि कंसेप्चुअली आपको ट्रांजेक्शन में ऐड करने की जरूरत नहीं है। पहली कि जब वो कोई आपसे पूछ लेता है XYZ कि आपके पास प्रोडक्ट है कि नहीं, इंक्वायरी है ना, वो बेसिकली ट्रांजेक्शन ही इंक्वायरी है। अ कंपनी हायर्स अ न्यू एम्प्लॉय, उसने इंडक्शन कर दी, कंपनी नया एम्प्लॉय कर दिया। एंड कंपनी साइंस अ कॉन्ट्रैक्ट टू प्रोवाइड अ सर्विस इन द फ्यूचर, कि कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया कि फ्यूचर में सर्विस प्रोवाइड की जाए। इवेंट्स दैट आर रिकॉर्डेड एज ट्रांजेक्शन दे इंक्लूड अ कस्टमर बाइज अ प्रोडक्ट, उसने प्रोडक्ट बाई की, आपके अकाउंट में पैसे आए, उसने प्रोडक्ट ली, ये भी होगा। अ कंपनी पेज एन एम्प्लॉय फॉर द वर्क परफॉर्म, किसी एम्प्लॉय ने को वर्क परफॉर्म किया और कंपनी ने उसको पे किया। अ कंपनी परफॉर्म्स अ सर्विस, किसी कंपनी ने पर्टिकुलर सर्विस रेंडर की, एक्सटेंड की। मैंने आपसे कवर कर लिया कि ट्रांजैक्शंस कौन सी होनी चाहिए, स्टेटमेंट कैसे लिखी जाती है, क्रेडिट्स कहते होते हैं, लायबिलिटी को एसेट्स की क्या एंट्री करते हैं, और कौन सी एंट्रीज क्रेडिट और बैलेंस जब आप डबल एंट्री सिस्टम में करते हैं तो हमेशा बराबर होनी चाहिए। तो विद दिस वी फिनिश आवर लेक्चर। नो वी कम टू द समरी ऑफ द लेक्चर व्हाट एवर वी हैव कवर्ड टुडे। पहली बात है दी डबल एंट्री सिस्टम फॉलोज 2 रूल्स। डबल एंट्री सिस्टम में मैं जैसे थोड़ी देर पहले भी बात आपसे शेयर कर रहा था कि डबल एंट्री सिस्टम में 2 रूल सिस्टम हमेशा फॉलो किया जाता है। नंबर 1 रूल इज एवरी ट्रांजैक्शन एट लीस्ट अफेक्ट्स 2 अकाउंट्स, वो ट्रांजैक्शन ही नहीं है जो 2 अकाउंट्स को अफेक्ट ना करे। इट हैज टू बी अफेक्टिंग 2 ट्रांजैक्शन, इट्स अगेंस्ट द स्पिरिट और द मैंडेट ऑफ द डबल एंट्री सिस्टम कि वो 2 अकाउंट्स को अफेक्ट ना करे। दूसरा रूल है उसमें टोटल डेबिट्स मस्ट इक्वल टू द टोटल क्रेडिट्स, जो भी टोटल डेबिट्स हैं वो टोटल क्रेडिट्स से इक्वल होना चाहिए। सो आई अगेन रिपीट फॉर यू, द डबल एंट्री सिस्टम फॉलोज 2 रूल्स। पहला रूल, एवरी ट्रांजैक्शन अफेक्ट्स एट लीस्ट 2 अकाउंट्स, हर ट्रांजैक्शन जो है 2 अकाउंट्स को अफेक्ट करती है। सेकंड रूल, टोटल डेबिट्स मस्ट इक्वल दी टोटल क्रेडिट्स, टोटल डेबिट्स को टोटल क्रेडिट्स के इक्वलेंट होना चाहिए। देन जर्नल्स की हमने बात की थी। द जर्नल मेक्स अ सेवरल सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू द रिकॉर्डिंग प्रोसेस। जर्नल जो है वो रिकॉर्डिंग प्रोसेस में बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशंस करते हैं। It discloses in one place and complete effect of transaction. ये पूरी ट्रांजेक्शन का अफेक्ट समराइज शेप में बताता है। सेकेंडली, इट प्रोवाइड्स अ क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन, ये ट्रांजेक्शन का प्रॉपर हिस्ट्री देता है, प्रोफाइल दे रहा है आपकी पूरी ट्रांजेक्शन का, क्रेडिट क्या हुआ, डेबिट क्या हुआ, इवेंट्स क्या हुए, रेफरेंस क्या हुआ, का मैंने डिटेल में आपको बताया था, पूरा प्रोफाइल आपसे शेयर कर रहा होता है। इट हेल्प्स टू प्रिवेंट और लोकेट एरर्स बिकॉज दी डेबिट एंड क्रेडिट अमाउंट्स फॉर ईच एंट्री कैन बी रेडिली कंपेयर्ड, कि ये हेल्प करता है आपको डेबिट और क्रेडिट को दोनों को अंडरटेक करने के लिए, क्योंकि डबल एंट्री सिस्टम में ऑलवेज क्रेडिट्स आर इक्वलेंट टू दी डेबिट्स एंड एसेट्स आर इक्वल टू दी लायबिलिटीज प्लस ओनर्स इक्विटी। हमने बात की थी अभी ओनर्स इक्विटी और लायबिलिटीज की, जो आपको डिटेल में समरी में वो स्लाइड भी शो की मैंने। सो अगेन वी रीड,
The journal makes several significant contributions to the recording process. It discloses in one place the complete effect of the transactions. Secondly, it provides a chronological record of the transaction. ये chronological record भी transactions का provide करता है. It helps to prevent or locate errors because the debit and credit amount for each entry can be readily compared. Debit और credit का concept भी clear करता है और वो readily comparing में आसानी रहती है. और assets जो हैं वो end पे liabilities plus owners equity के equivalent होते हैं. With this, gentlemen, we finish our lecture 4. और बेस्ट ऑफ लक एज यूजुअल. मैं जैसे शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात, आपसे हमेशा शेयर करता होता हूँ बिफोर क्लोजिंग माई लेक्चर, इफ़ यू नेवर ट्राई यू विल नेवर नो. इकबाल ने कहा था, मैं आपसे शेयर करता हूँ, एक उनका बड़ा प्यारा शेर है जो मेरा बड़ा फेवरेट है. खुदा तुझे किसी तूफान से आशना कर दे, खुदा तुझे किसी तूफान से आशना कर दे कि तेरे बहर की मौजों में इस्तराब नहीं. ये उसी की ट्रांसलेशन है. इफ़ यू नेवर ट्राई यू विल नेवर नो, कि तेरे बहर की मौजों में इस्तराब नहीं. खुदा तुझे किसी तूफान से आशना कर दे कि तेरे बहर की मौजों में इस्तराब नहीं. अगर ज़िंदगी में ट्राई नहीं है, ज़िंदगी में हलचल नहीं है, ज़िंदगी में चेंज नहीं है, ज़िंदगी में एक्टिवेशन नहीं है, ज़िंदगी में पॉजिटिव अप्रोच नहीं है, ज़िंदगी में आगे बढ़ने का जज्बा नहीं है, तो ज़िंदगी रुक जाती है. आपको हमेशा जिंदगी में जो समुंदर के अंदर नहीं गया उस समुंदर को कैसे चखेगा. जैसे हम बात करते हैं, जिसने किसी को मेहनत से अपने टारगेट लेने के लिए मेहनत नहीं की तो उसको वो गोल का क्या मजा आएगा. तो इकबाल ने भी एज ए थिंकर ऑफ द नेशन, एज ही वाज अ ग्रेट पोएट थिंकर एंड वी हैव लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर हिम, कि उन्होंने ही सॉ द ड्रीम फॉर पाकिस्तान. में बीच में अक्सर बात करता हूँ कि जो विजन और एक्शन, इन दोनों का इंटरेक्शन से पाकिस्तान बना हुआ है. इकबाल saw the dream, Kaya took the action in that. So vision plus action दोनों मिलके. तो मैं आपसे again I would like to share the Chinese proverb with you. An action without vision is just activity. किसी भी vision के बगैर कोई भी काम आप कर दो just activity. ऐसे ये काम किया है, आउटपुट नहीं है उसका. And a vision without action is just a dream. So I repeat for you. An action without vision is just activity, and a vision without action is just a dream. So if you never try, you will never know. You know the feeling. Motivate करें अपने आप को, positive रहें, आगे चलें, इंशाल्लाह you will learn more and more in life. Sky is the limit. दूसरी चीज़ हैप्पीनेस पे मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ. हैप्पीनेस इज नॉट द एब्सेंस ऑफ प्रॉब्लम्स बट द एबिलिटी टू डील विद ऑल. ये एब्सेंस ऑफ प्रॉब्लम नहीं है, इट इज़ द एबिलिटी टू डील विद ऑल है, कि जी टू हैव दी कंपेटेबल स्किल्स है, टू मूव फॉरवर्ड है, टू गो इन दी लाइफ है. सो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारी ज़िंदगी का हर लम्हा, जैसे मैंने फर्स्ट लेक्चर में बात की थी, कि हमारी ज़िंदगी की कम्युनिटी सर्विसेज में सबसे ज़्यादा हैप्पीनेस के लिए, सुकून कल्ब के लिए, ज़िंदगी में कामयाब के लिए, हमारे रिस्पेक्ट के, हमारे प्यार के, हमारी ऑनर के, हमारी खिदमत के, हमारे टाइम के हकदार हमारे पेरेंट्स हैं. क्योंकि अल्लाह के प्यारे नबी की हदीस के तहत उसमें आता है कि माँ बाप को हंस के देखो तो हज अकबर का सवाब है. सो हैप्पीनेस खुद ही आ जाएगी जब आप हैप्पीनेस के सारे तरीके करना शुरू करेंगे. आप लोगों को खुश रखना शुरू कर दें, अल्लाह पाक आपको खुश रखना शुरू कर देंगे. आप लोगों को इज्जत देनी शुरू कर दें, लोग आपको इज्जत देनी शुरू कर देंगे. आप लोगों को सेक्रीफाइस करना शुरू कर दें, अल्लाह ताला, चाहे वो इल्म की हो, चाहे वो रिस्पेक्ट की हो, चाहे वो पैसे की हो, अल्लाह ताला आपको किसी का मोहताज नहीं करेंगे. विद दिस वी कम एंड टू द लेक्चर 4. थैंक यू वेरी मच. अल्लाह मेरा और आपका हमेशा निगहबान हो और रब्बे ज़ुल जलाल मेरे और आपके दिल की सारी दुआएं कबूल करे और हमें एक अच्छा शहरी, अच्छा पाकिस्तानी और अच्छा प्रोडक्टिव किस्म का मुसलमान बनने की हिम्मत दे. थैंक यू वेरी मच. अल्लाह हाफिज़. अस्सलाम वालेकुम. खुदा हाफिज़.